हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये जो मॉडल है आपका पोर्टर्स ने दिया है और इसमें उन्होंने 5 फोर्सेस दी हैं। दैट्स वाई इस मॉडल का नाम जो है वो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल दिया गया है। तो ये मॉडल बेसिकली बनाया क्यों गया है, ताकि जो आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री क्या होता है, फर्म और इंडस्ट्री में एक बार मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी शू की कोई बिजनेस है, एक बिजनेस है, तो वो आपकी क्या हो गई, फर्म हो गई। और बहुत सारे शू के बिजनेसेस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो ओवरऑल में इंडस्ट्री बन जाती है। ठीक है, तो यही बताया है पोर्टर्स ने कि इस मॉडल से आप क्या एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, उसकी क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर, और कॉम्पिटिटर्स के सामने आपका क्या लेवल है। ठीक है, वो एनालाइज करने में हेल्प करती हैं ये जो 5 फोर्सेस आप पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। नेक्स्ट आपका आता है, ये मैं बता दिया है आपको कि माइकल ई पॉटर ने दिया है। ईयर जो था वो था 1979। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव्स। अब ये मॉडल जो है वो बनाया क्यों गया है, क्या पता चलता है इससे, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। फर्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री। आपको लेवल पता चलता है कंपटीशन का, ठीक है, कि कहाँ आप लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो जितने कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं हर इंडस्ट्री के डिफरेंट होते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं। और ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है इंडस्ट्री की। और जितना आपका स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव फोर्स होगा, ठीक है, उतना ही आपका लेस अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी। और जितना आपका वीक कॉम्पिटिटिव फोर्स होगा उतना ही आपका मोर अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी। ये क्यों होगी और कैसे होगी, वो जब आगे आप फोर्सेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि कौन कौन से 5 फोर्सेस आपकी दी गई हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव रेवरली, सेकेंड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, नेक्स्ट वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। उसके बाद आपका आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। उसके बाद आपका आता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो ये जो आपके 5 फोर्सेस है, इसके आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन आपका आता है कॉम्पिटेटिव राइवरली। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके मार्केट के अंदर कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, तो जो आपका जैसे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं अगर वो आपसे compete कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है, आप उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके सामने टिकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको हाई, जो आपके कंज्यूमर्स है जो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उनको हाई डिस्काउंट देने पड़ेंगे, ताकि जो वो कंज्यूमर्स हैं आपके पास आएँ और आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाएं। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके प्रोडक्ट है उसकी हाई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। और जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरे से आपको अलग बनाना पड़ेगा, ताकि जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाए। और अगर आपका जो ये है कंपटीशन है, अगर कॉम्पिटिटर जो आपके हैं वो लो है, तो आपका इसका मतलब क्या है कि वो आपके सामने compete नहीं कर पा रहे हैं और आपकी मार्केट के अंदर गुड स्ट्रेंथ है और एक आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जांपल देती हूँ इसका। जैसे आप जीटीबी नगर गए होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल हब है वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स का। यूपीएससी की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी होती है वहाँ पर, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होती है। तो जो वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से compete करते हैं कि किसी ने कोई ऑफ़र निकाल दिया, किसी ने कोई ऑफ़र निकाल दिया, कोई लाइफ टाइम के लिए आपको जो है वो कोचिंग दे रहा है। ठीक है, एक बार पे करने पे जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, तो बहुत सारे वो क्या करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर से वो जीत सकें, इसलिए आपको हाई डिस्काउंट मतलब देना शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट अलग अलग जगह आपने होर्डिंग्स देखी होंगी वहाँ पर। ठीक है, आपके जो वो मतलब नोट्स वगैरह जो प्रोवाइड वो करवाएंगे वो एक दूसरे से अलग कराएंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास जाएंगे जहाँ पर अच्छा उनको मटेरियल मिल रहा है, जहाँ पर अब क्या हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो वो क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल कराएंगे और ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल कराएंगे।
तो इससे क्या होगा, आपका जो जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपके सामने ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जब हाई होगा तो आपको डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट और आपको प्रोडक्ट अपने डिफरेंट बनाने हैं, और जो लो होगा तो आपकी जो लो होगा तो फिर आपके कॉम्पिटिशन जो मार्केट में आपकी स्ट्रेंथ और प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहे हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब जो आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो चल कैसे रही है, जो सप्लायर्स हैं उन्हीं के थ्रू चल रही है। ठीक है। जो सप्लायर्स हैं, आप उनसे जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं सप्लायर से, तो वो क्या करेंगे, अगर उनकी बार्गेनिंग पावर हाई है सप्लायर्स की, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइस चेंज कर सकते हैं। बट अगर लो है उनकी बार्गेनिंग पावर, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ये वाला फोर्स है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो सप्लायर है उसके पास कितनी पावर है प्राइस को चेंज करने की। ठीक है। इफ़ देर आर स्कर्स रिसोर्सेज एंड लिमिटेड सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज हाई। वे जो मैं बोल रही थी कि अगर मार्केट के अंदर लिमिटेड सप्लायर्स हैं, तो जो सप्लायर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग प्राइस चेंज करने की कोशिश करेंगे। जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या करेंगे कि मतलब हाई रेट पे बेचना शुरू कर देंगे। और आपके पास जैसे स्कैर्स रिसोर्सेज है, दैट मीन्स कि आपको जो अपना रॉ मटेरियल है वो बहुत दूर से परचेज करना पड़ रहा है। तो जो सप्लायर हैं वो क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे कि अगर जो नज़दीक वाले सप्लायर होंगे वो आपको हाई प्राइस पे देना शुरू कर देंगे। तो जो बार्गेनिंग पावर होगी सप्लायर की वो बहुत हाई होगी। ठीक है। और ऐसे ही आपका उल्टा होता है कि अगर अनलिमिटेड सप्लायर्स होंगे और अबंडेंट रिसोर्सेज होंगे, ईजिली आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, तो जो सप्लायर्स हैं वो आप पे प्रेशर नहीं बना सकते। ठीक है। उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो लो होगी, क्योंकि आप ईजिली किसी भी सप्लायर के पास स्विच कर जाएंगे, आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, अनलिमिटेड सप्लायर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द कंज्यूमर एंड द इफेक्ट ऑन प्राइसिंग एंड क्वालिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, ये वाला फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिया है, जो वो परचेज कर रहे हैं, उसका क्या प्राइस है और उसकी क्या क्वालिटी आप उनको दे रहे हैं। ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो, लार्ज नंबर ऑफ बायर, दैट मीन्स कि आपका अगर प्रोडक्ट एक दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग है, अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, तो जो कस्टमर हैं उनकी बार्गेनिंग पावर है जो वो हाई होगी, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तो वो तो कहीं भी अवेलेबल होगा, तो जो कंज्यूमर है वो कहीं से भी उसको परचेज कर लेगा। ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा है कि आपका अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, जैसे आप यूनिक प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग इज़ हाई है, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर हैं, तो कस्टमर जो है वो ईजिली स्विच नहीं कर सकता, उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो लो होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप लिपस्टिक ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही अगर आप बिना ब्रांडेड लिपस्टिक नहीं ले रहे हैं, ऐसे कोई लिपस्टिक ले ले रहे हैं, तो उसका आप बार्गेन कर सकते हैं उनसे। बट अगर आपने जैसे लैक्मे की हो गई और भी ब्रांडेड लिपस्टिक्स हो गई, तो उसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक यूनिक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक प्राइस होगा। ठीक है। तो हमारी जो बार्गेनिंग पावर होगी लैक्मे में वो लो होगी कस्टमर की। और लिपस्टिक जैसे आप मतलब बिना जो ब्रांड के नहीं है वो वाली अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो उसमें आप ऊपर नीचे बार्गेन हो सकता है, उसमें प्राइस आप कुछ भी पे कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें जो बार्गेनिंग पावर है वो कस्टमर की हाई होगी। तो इसीलिए लिखा गया है कि आप मतलब अनडिफरेंशिएटेड यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं। ठीक है। थोड़े जो कस्टमर से सॉरी कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके, उनसे थोड़े अलग प्रोडक्ट दे कस्टमर को। नेक्स्ट आपका आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में आपका ये किस पे डिपेंड करता है, ओके, ये डिपेंड करता है आपका जो आपकी इंडस्ट्री है अलग अलग, उसमें अलग अलग बिजनेस कितना आपका एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर, जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें ये आपका देता है कि आपकी जो इंडस्ट्री पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसकी क्या ब्रांड लॉयल्टी है, आप क्या कॉस्ट एडवांटेज दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ कैसे डील कर रहे हैं आप,
और जो कैपिटल रिक्वायर है आपके इंडस्ट्री के लिए वो आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आजकल क्या होता है, जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन, मतलब सब लोग ही आजकल ऑनलाइन बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि उसमें जो आपका कॉस्ट है वो थोड़ी सी लेस लगती है और इतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है उसमें। भले ही आगे आने वाले सालों में आपका वो बिज़नेस ना चले, बट जो एंट्री है इसमें वो बहुत ही ईजिली हो जाती है, इसलिए जो थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स का वो बहुत हाई है। ऐसे ही अगर आप बैंकिंग सेक्टर का लें, बैंकिंग सेक्टर में घुसना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसका जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स होगा वो थोड़ा लो होगा, लोग वहाँ जाने से थोड़ा कतराएंगे क्योंकि वहाँ ईजी नहीं है जाना। ई कॉमर्स साइट में आपको इतना कॉस्ट नहीं लगेगी आपकी, ठीक है, और कैपिटल भी इतनी नहीं है, तो आप उसमें क्या करेंगे, जल्दी से एंटर कर लेंगे। यही मैंने लिखा हुआ है कि ईजियर इट इज़ फॉर न्यू कॉम्पिटिटर टू गेन एंट्री। अगर आपका ईजी है मार्केट के अंदर घुसना, तो आपका जो रिस्क है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नए नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको अलग थोड़ा सा बनना पड़ेगा उनसे, ताकि आप एग्जिस्ट कर सकें मार्केट के अंदर, ठीक है। बैरियर्स एग्जिस्ट, अगर आपके बैरियर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है वो आपका हाई होगा, ठीक है। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर बैरियर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है वो थोड़ा लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है थ्रेट्स ऑफ, लास्ट है ये आपका थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट मतलब कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में है या नहीं। ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना इजीली आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, वह स्विच कर सकता है आपके प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो इसका कितना थ्रेट है मार्केट के अंदर। अब अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट जो होगा वो ज़्यादा, अगर आपके है मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी, सब्सटीट्यूट मिल रहा है आपके प्रोडक्ट का, तो जो थ्रेट है सब्सटीट्यूट का वो हाई हो जाएगा। और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपका जो थ्रेट है वो लो हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप ही सिर्फ दे रहे हैं उसको और कोई प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, तो थ्रेट जो है वो लो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे टी और कॉफ़ी, ठीक है। अगर लोगों को टी हाई रेट पे मिल रही है तो वो क्या करते हैं, आपका कॉफ़ी परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। कॉफ़ी हाई रेट में मिल रही है तो वो स्विच कर जाते हैं टी पे। और टी के अंदर भी बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, जैसे आजकल आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला, ठीक है, चाय ओस सुना होगा, तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग सब्सटीट्यूट्स हैं। कॉफ़ी के अंदर स्टारबक्स हो गया, नॉर्मल आपकी मैक कैफ़े हो गया, अलग अलग मतलब चीज़ें हैं इसमें। तो इसके अंदर भी, टी के अंदर भी बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, कॉफ़ी के अंदर भी, और टी और कॉफ़ी का भी सब्सटीट्यूट है, ठीक है। तो ये आपकी थी 5 फोर्सेस। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, और इस वीडियो में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।